हेलो एंड वेलकम डिजी हंट। मेरा नाम संदीप है और आज हम जिस अभिनेता के साथ मुखातिब है वो मतलब हिंदी सिनेमा जगत में अपना एक ऐसा नाम बना चुके हैं कि उनके बारे में अगर मैं कुछ कहूँ तो सूरज को दिया दिखाने वाली बात। लेडीज एंड जेंटलमैन, आई एम टॉकिंग अबाउट द वन एंड द ओनली मिस्टर गोविंद नामदेव। हेलो सर एंड वेलकम टू द पॉडकास्ट। नमस्कार 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 जी। सर, सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूंगा आपसे कि आपका मतलब उम्र में तो खैर मैं आपसे बहुत छोटा हूँ और इसी वजह से मुझे जानने की बड़ी उत्सुकता है कि जब शुरुआत आपने किया था तब मतलब उस वक्त और आज का जो दौर है इन दोनों मतलब दौरों के दरमियान जो मेन अलहदगी है वो क्या है, जो प्रमुख अलहदापन है वो क्या है? जब मैंने ज्वाइन किया था या जब मैं आया था फिल्म इंडस्ट्री में मुंबई 1990 में, तब ये सैटेलाइट चैनल नहीं था। उस समय टेलीविजन नहीं था जो इस समय बूम है टेलीविजन का, सैटेलाइट का। वो उस समय सिर्फ दूरदर्शन हुआ करता था और एक मेट्रो चैनल हुआ करता था। सो मेन फोकस फिल्म मेकिंग पर ही रहता था उस समय। फिल्म मतलब एक एक्टर के लिए भी और बाकी और दूसरे टेक्नीशियंस के लिए भी जो बॉम्बे आते थे। आज का दौर बहुत अलग है। आज का दौर आप देख ही रहे हैं, वेब सीरीज का जमाना है, वेब फिल्म्स का जमाना है, टेलीविजन सीरियल्स हैं, शॉर्ट फिल्म्स हैं, मीडियम बजट की फिल्म्स हैं, मल्टी स्टारर फिल्म्स हैं। मतलब एक मेला है ना, मतलब कि जिनको काम आता है उनके पास काम ही काम है, बहुत काम है। उस टाइम में ऐसा नहीं था। उस टाइम में एक और फर्क है आज में और पहले में, वो ये है कि उस समय पर्टिकुलर टाइम में फॉर्मूला फिल्म्स का बड़ा जोर था। हीरो हीरोइन विलन और रोमांटिक सॉन्ग्स और फाइट और मतलब एक पूरी फिल्म की कहानी इन 3-4 सेगमेंट्स में बटी हुई थी, जहां लोगों के एंटरटेनमेंट का ज्यादा ध्यान रखा जाता था। आज का दौर रियलिज्म का दौर है। आम जिंदगी से कहानियां उठाई जा रही हैं। आम जिंदगी में जिस तरह से हम बिहेव करते हैं, कुछ उस तरह की एक्टिंग टेक्निक आ गई हैं। रियलिस्टिकली बोलना, आम जिंदगी में जिस तरह से बिहेव करते हैं वैसे करना, रियलिज्म का दौर है। कहानियां भी आम जिंदगी से उठाई जा रही हैं, बायोपिक्स ढूंढे जा रहे हैं, ऐसे ऐसे कैरेक्टर्स ढूंढे जा रहे हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ हासिल किया है, बहुत ही ड्रामेटिक जिंदगी जिनकी रही है। लोगों को एक एंटरटेनमेंट के साथ साथ कुछ इंस्पिरेशनल भी प्रेजेंट करने की कोशिश हो रही है आज के दौर में। पिछला दौर वो था, ये दौर ये है। और बहुत ही एक्साइटिंग दौर है ये, बहुत ही एक्साइटिंग दौर है। अगर हम कंपैरिजन करें 90s में और आज में, जो फर्क है, बहुत फर्क, जमीन आसमान का फर्क है। टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है हमारी फिल्म मेकिंग में। जिस तरह की कैमरा आ गए हैं, जिस तरह से ड्रोन कैमरा और बहुत सारी ऐसी ऐसी चीजें आ गई हैं जो बहुत ही हैरान कर देती हैं। और ऐसी ऐसी मुश्किल जगहों को हम अभी फीचर कर सकते हैं, शूट कर सकते हैं, जो पहले नहीं कर सकते। राज कपूर साहब का एक बहुत ही मशहूर मशहूर गाना मुझे याद आ रहा है, दुनिया के साथ जो बदलता जाए, जो इसके सांचे में ही ढलता जाए, दुनिया उसी की है जो चलता जाए। मुझे मुझे 100% यकीन है, मुझे 100% इस बारे में मतलब थोड़ा भी शक शुबा नहीं है कि आप भी अपने आप को पूरी तरह से इस बदलते दौर, इस बदलते वक्त के साथ साथ बदलते आए हैं, बदलते जाएंगे आगे भी। इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूं, जो मैं सवाल पूछने वाला हूं आपसे, वो आपके शुरुआती दिनों के साथ उसका ताल्लुक है। और वो ये है कि आप एक ऐसे फैमिली से बिलोंग करते हैं जहाँ पे आपके पिताजी जो है भगवानों की मूर्ति वगैरह के कपड़े वगैरह डिजाइन करना, उनके जो टेलर या दर्जी जिनको कहा जाता है वो करते थे। आपका ये जो मतलब अभिनय की तरफ रुचि शुरुआत से था, या वो आपके जो पिताजी हैं उनके काम में हाथ बटाना भी आपको मतलब आपको दिलचस्प महसूस होता था? वो बचपन में हमने किया, उनके साथ खूब हाथ बटाया, खूब सीखा भी। मैंने वो काम सीखा, किस तरह से वो मंदिर में जाके मूर्तियों के हम मेजरमेंट लिया करते थे, टुकड़े टुकड़े में उनके पोशाकें सिला करते थे, उनको आपस में जोड़ते थे, उनको पहनाते थे। बहुत सारी चीजें मैंने भी सीखी हैं। मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं एक फिल्म एक्टर बन जाऊंगा या मुझे एक्टर बनना है, ऐसी कोई लालसा नहीं थी। मन
भी ये था कुछ भी करना है, खास करना है, बड़ा करना है, ताकि लोग मुझे जाने, मेरी फैमिली को, मेरे परिवार को जाने, मेरे परिवार को मान सम्मान दें, मेरी वजह से मेरा मोहल्ला जाना जाए, मेरा शहर जाना जाए, मेरा प्रदेश जाना जाए, ऐसा मन में रहता था हमेशा। और बहुत सारी ऐसी चीजें बीच में हुई जिसकी वजह से फिर मुझे लगा कि मुझे अभी दिल्ली जाना चाहिए, वहां पढ़ाई करनी चाहिए, क्योंकि बड़ा पढ़ाई जरूरी है। और पढ़ाई भी अगर किसी बड़े शहर में की जाए, किसी बड़े कॉलेज में की जाए, तो उसका वो बहुत सपोर्ट रहेगा अगर मुझे कुछ बड़ा करना है। तो इस वजह से इस विचार में मुझे ये विचार मुझे दिल्ली ले आया। 7वीं क्लास तक मैं अपने सागर शहर में पढ़ा, जहाँ मैं पैदा हुआ। उसके बाद 8वीं क्लास से ग्रेजुएशन तक मैं दिल्ली में रहा, और यहीं से मुझे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के बारे में मालूम पड़ा। स्कूलिंग डेज में खूब एक्टिव था मैं, कल्चरल एक्टिविटीज में खूब हिस्सा लिया करता था, गाने भी गाता था, एक्टिंग भी करता था, ड्रामे भी लिखता था, ड्रामे डायरेक्ट करता था, भाषण लिखता था, भाषणबाजी भी किया करता था। बहुत सारी एक्टिविटीज थी मेरी जिनमें मैं इंटरेस्ट लिया था कल्चरल एक्टिविटी डेज में। तो हमारे टीचर्स ने कहना शुरू कर दिया, स्टूडेंट्स ने कहना शुरू कर दिया कि आप तो बहुत हो, एक्टर बन सकते हो। क्योंकि मैं दिल्ली में अकेला रहता था, तो अपने परिवार से दूर, माँ की मुझे बहुत याद आती थी। तो कुछ मैंने ऐसे लोग लिखे थे जो माँ और बेटे के बीच में वाद की स्थिति और मैं रोने लग जाता, बिल्कुल लिटरली आंसू आने लगते थे, हिलक हिलक के रोने लगता था। तो वो सब देख के अवाक हो जाते थे हमारे टीचर, स्टूडेंट्स। तो उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि आप तो बहुत अच्छी एक्टिंग करते हो। और जब प्रिंसिपल ने कहा कि भाई तुम तो बहुत अच्छा काम करते हो, एक्टिंग क्यों नहीं करते आगे जाके, एक्टिंग करियर क्यों नहीं अपना लेते, तुम बहुत आगे जाओगे। तो वहां से मुझे लगा कि यस, कुछ तो बात है, क्यों ना ट्राई किया जाए। और जहाँ मैं पढ़ता था, मेरी स्कूल थी, उसके पास में ही नेशनल स्कूल ड्रामा का इंस्टीट्यूट भी था। उन दोनों हायर सेकेंडरी हुआ करता था एलिजिबिलिटी नेशनल स्कूल ड्रामा में अप्लाई करने के एडमिशन के लिए। तो मैं, क्योंकि मेरा लक्ष्य था दिल्ली आने का कि मैं ग्रेजुएशन करूंगा दिल्ली यूनिवर्सिटी से, अगर मुझे डिग्री मिलती है तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट की बात होगी। तो इस लक्ष्य के साथ मैं दिल्ली आया था। तो जब मुझे लगा कि अगर एनएसडी में मेरा एडमिशन हो जाता है तो एनएसडी के साथ साथ मैं अपना ग्रेजुएशन पूरा कर सकता हूँ, क्योंकि वहाँ 11वीं क्लास हायर सेकेंडरी एलिजिबिलिटी थी। इस सोच के साथ मैंने एनएसडी का फॉर्म भर दिया और मेरा सिलेक्शन हो गया। तो इस तरह से मैं एक्टिंग लाइन में आ गया, और एनएसडी करते करते मैंने अपना ग्रेजुएशन भी पूरा किया, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने किया प्राइवेटली। सर इस तरह से मैं एक्टिंग में आया। बिल्कुल बिल्कुल। सर, आप फिल्मों के अलावा थिएटर्स में भी, स्टेज प्लेज में भी अपने लिए एक एक अजीम शान एक मुकाम अपने लिए आप बना चुके हैं। और कहीं तो मैं सुन रहा था या पढ़ रहा था, मुझे ठीक से याद नहीं, कि आप जब शुरुआती दिनों में थे तो जब आप अपने साथ वालों को स्टेज पे देखते थे या अपने जो सीनियर्स हैं उनको देखते थे स्टेज पे, तो उनसे बहुत ज्यादा प्रभावित होते थे। जैसे सुरेखा सिकरी का भी नाम किया था, शायद किसी इंटरव्यू में मैंने सुना था। उनसे आपको क्या इतना क्या सीख मिलती थी, या इतना क्या उनसे आपको इंस्पिरेशन मिलता था कि आप पूरी तरह से उन्हीं को जैसे बेंचमार्क एक तरह से मान चुके थे? एनएसडी का जो प्रोफेशनल विंग है, जिसको राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय रंग मंडल कहते हैं, इंग्लिश में नेशनल स्कूल ड्रामा रेपर्टरी कंपनी कहते हैं, वहां पर ये व्यवस्था ये थी कि एनएसडी से जो निकलते थे उसमें से जो बेस्ट टैलेंट हुआ करता था जिस बैच का, उसको उस ग्रुप में रखा जाता था। पहले ये सिस्टम था।
उसमें से 5 लोगों को अप्रेंटिसशिप दी जाती थी जो रेपटरी कंपनी के साथ काम करे, प्रैक्टिकल, मतलब एक डिप्लोमा के बाद एक प्रैक्टिकली उनको ग्रुप में रखा जाता था। सो उसमें मेरा जब जब वो उनका काम मैं देखता था, मैंने पहला प्ले उनका देखा था रेपटरी कंपनी का, वो था लुक बैक इन एंगर, एक इंग्लिश प्ले था जिसका हिंदी तर्जुमा किया गया था। हमारे इब्राहिम अलकाजी साहब ने उसको डायरेक्ट किया था। उसमें मनोहर सिंह जी, सुरेखा सीकरी जी, उत्तरा भावकर जी, राजेश विवेक, ये हमारे सब सीनियर हैं जो हमारे, जिन्होंने जो जो भी प्ले मैंने इनका देखा है, मतलब ऐसा है अवाक कर देने वाला। उनकी डायलॉग डिलीवरी, उनकी इमोशंस, उनका कैरेक्टराइजेशन, उनका कैरेक्टर डेवलपमेंट, और एक एक सीन को किस तरह से वो तैयार करके पूरा इम्पैक्टफुल बनाते हैं, उनके बनाते रहे। वो सब देख के मतलब ऐसा लगता था कि माय गॉड, क्या काम है, क्या एक्टिंग का लेवल है, क्या सोच है, कितनी मेच्योरिटी लेवल है इनके काम में। ऐसे बिल्कुल परफेक्शन के साथ वो काम किया करते थे। तो वो देख के जब जब भी मैंने देखा, पहला प्ले देख के तो मैं सीट पर बैठा ही रह गया कि अरे बाप रे, ये मैंने क्या देखा। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक्टिंग का ये लेवल भी हो सकता है, या कोई प्ले इस तरह से भी किया जा सकता है। उस टाइम में हम कॉलेज लेवल के प्लेस देखते थे, अपने मोहल्ले के प्लेस देखते थे। वो एक वो सोच था। जब वो पहली बार देखा तो ऐसा लगा कि मैं किसी दूसरी दुनिया का कोई, मैंने नाटक देखा, प्ले देखा, एक्टिंग देखा, डायरेक्शन देखा, एक्टिंग लाइटिंग का डिजाइन देखा, कॉस्ट्यूम का डिजाइन, हर चीज बिल्कुल नई थी और बहुत ही हाई स्टैंडर्ड की थी। उसको देख देख के मुझे लगा था कि अगर मुझे एक्टिंग करनी है तो इस लेवल की करनी है, तभी कुछ बात बनेगी। और चूंकि डिप्लोमा करते मतलब डिप्लोमा खत्म होने के साथ साथ ये टेंशन भी बढ़ रही थी कि अभी मुझे क्या करना है, वो मुझे क्या करना है। तो बार बार ऐसा लगता था कि मुझे अभी और सीखना है। तो मैंने तय किया कि अगर मुझे और सीखना है तो मुझे इन लोगों के बीच में रह के सीखना चाहिए, इन लोगों से पूछ पूछ के सीखना चाहिए कि इन्होंने ये एक्टिंग लेवल, ये किस तरह से उन्होंने ये पाया है, क्या उनकी टेक्निक्स हैं डायलॉग डिलीवरी में, क्या उनके इमोशंस कैसे आते हैं, ये कैरेक्टराइजेशन इस तरह की कैसे करते हैं। मुझे इनके बीच में रहना चाहिए और इनसे सीखना चाहिए। जब मैंने उनके बारे में पता लगाया तो मनोहर सिंह जी को उस समय डिप्लोमा 3 साल के बाद 6 साल और हो गए थे रेपटरी कंपनी में, मतलब 9 साल हो गए थे उनको। इसी तरह से सुरेखा जी, उत्तरा भावकर जी, उनको किसी को 8 साल हो गए थे, किसी को 7, 8, 9, इस तरह से इतना समय उन्होंने अपने काम को दिया था, तब ये लेवल आया था। तो मैंने तय किया कि अगर मुझे मौका रहा तो मैं 10 साल यहाँ काम करूंगा और अपने आप को तैयार करूंगा, इस लेवल का एक्टर बनने की पूरी कोशिश करूंगा। और जब तक मैं ये लेवल हासिल नहीं कर पाऊंगा, मैं यहाँ से बॉम्बे जाऊंगा नहीं। जबकि हमारे दूसरे सहपाठी सब बॉम्बे का प्लानिंग ऑलरेडी कर चुके थे, अनुपम खेर, सतीश कौशिक, करण राजस्थान, अनंत राय, ये सब हमारे क्लासमेट्स रहे। सो वहां मैंने ज्वाइन किया 78 में और 11 साल मैंने काम किया एनएसडी रेपटरी कंपनी में। और जो मकसद था, जो लक्ष्य लेके मैं एनएसडी रेपटरी कंपनी ज्वाइन किया था, वो मैंने हासिल किया। पूरी तरह से मेहनत करने का एक बड़ा संस्कार मैं अपने परिवार से लेके आया। सो मेहनत करने में बहुत आनंद होता था, मुझे बहुत आनंद मिलता था। अपनी डायलॉग डिलीवरी पर काम करना, अपने वॉइस पर काम करना, अपने बॉडी लैंग्वेज पर काम करना, जो कैरेक्टर मिला उसकी पूरी कैरेक्टराइजेशन करके उसके ऊपर काम करना। तो ऐसे करते 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 4 साल में ही लगभग ऐसा ही स्थिति बन गई थी कि मैं रेपटरी कंपनी का मेन एक्टर हो गया था। और वहाँ एक और बहुत अच्छी एक फैसिलिटी थी, मैं इसको फैसिलिटी बोलूंगा, एक व्यवस्था थी कि दुनिया के जो दिग्गज थिएटर पर्सनालिटीज
हुआ करते थे उनको इनवाइट करते थे उस एनर्जी रेपरेटरी कंपनी के साथ नाटक डायरेक्ट करने के लिए। सो वो उसका फायदा मुझे मिला। फ्रिट्स बेनेवर्स जर्मनी के, रिचर्ड शेखनर अमेरिका से, इब्राहिम अकाई साहब, बीबी का आनंद, ऐसी सब जो दिग्गज पर्सनालिटीज हैं हमारे थिएटर की, उनके साथ काम करने का मुझे मौका मिला। उनसे भी खूब सीखा, अपने सीनियर्स के साथ भी, उनके साथ भी खूब अच्छा इंटरेक्शन रहा और उनसे खूब सीखा। और जब 11वें साल में ऐसा महसूस होने लगा कि यस, अभी मैं इतना परिपक्व हो गया हूँ कि मैं किसी भी स्टार के साथ खड़े होकर अपना 100% तो दे ही सकता हूँ, उनसे बेहतर काम कर सकता हूँ। इस विचार के साथ फिर मैं दिल्ली से बॉम्बे आया 1990 में। बिल्कुल बिल्कुल। सर, आपको एक और चीज पे आपको थोड़ा सा रोशनी डालनी पड़ेगी, वो ये है कि मतलब आप इतने सारे पिक्चर में आपने इतना उम्दा किरदार निभाया और इतना खूबसूरत खूबसूरत तरीके से आपने जो अपना क्राफ्ट है, अपना जो आर्ट है, आप दर्शाए लोगों के सामने। पर कहीं ना कहीं जहां पर मीडिया का सवाल आती है, जहां पर आपको कैमरास के सामने ऑफ द कैमरास, आई एम टॉकिंग अबाउट इंटरव्यूज या मतलब मीडिया फ्रेंडली, आप इतना ज्यादा मीडिया फ्रेंडली नहीं रहे, या इतने ज्यादा आपने इंटरव्यूज नहीं दिए, या हम आपको देखते नहीं है जैसे बाकी सारे कलाकारों को देखते हैं। इसके पीछे की वजह क्या है? क्या ये कॉन्शियस एफर्ट है कि आप चाहते हैं कि इस तरह से, मैं मतलब प्राइवेट पर्सन हूँ तो मैं ज्यादा नहीं चाहूंगा कि मीडिया मेरे प्राइवेट लाइफ में आया, मैं अपने प्राइवेट लाइफ के बारे में बात करूं, मतलब क्या था ये? नहीं, कॉन्शियस एफर्ट नहीं है ये ऐसी ही बात है कि मैं एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं है, बस अच्छा कॉन्शियस एफर्ट नहीं है और एक्स्ट्रा एफर्ट भी नहीं है। मैंने अपनी तरफ से अच्छा। कभी इस तरह की कोशिशें नहीं की कि मैं पैसा देके और इस तरह की चीजें करूं ताकि मैं हमेशा लाइमलाइट में रहूं। मैंने हमेशा ये सोचा है कि मेरा काम ही मुझे प्रसिद्धि दिलाएगा। मेरा काम ही लोगों में एक पब्लिसिटी का जरिया बनेगा। मेरा काम ही लोगों में मुझे पॉपुलर बनाएगा और मेरा काम देखा जाएगा। पर फिर भी जहाँ पर एंटरटेनमेंट स्पेशली, मतलब खासकर आज के जमाने की अगर हम बात करें, या इवन 80s और 90s, जब आप अपने फन के एकदम ऊपर थे, टॉप लेवल पर थे आप, एक अव्वल दर्जे के मतलब एक्टर माने जाते हैं आप। और उसी लाइन में अगर देखा जाए तो जो मतलब फॉर इंस्टेंस यू वर अ नेगेटिव कैरेक्टर, यू प्लेड मोस्टली नेगेटिव कैरेक्टर्स, ज्यादातर आपने खलनायक का किरदार निभाया। तो वहीं पे एक एक जी। पिक्चर का जो हीरो है या हीरोइन, उनको अगर मतलब पिक्चर के बारे में बात करने दिया जा रहा है और आप साइडलाइन किया जा रहा है, आपको कभी भी इस बात से कोई भी परेशानी, या मतलब थोड़ा भी परेशानी का सामना करने का थोड़ा भी मौका नहीं मिला, या आपको परेशानी का सामना हुआ ही नहीं इस बात से? बिल्कुल, कुछ बिल्कुल नहीं महसूस होता था मुझे। मुझे लगता था कि ये पार्ट ऑफ द जॉब है। अगर जो ज्यादा लाइमलाइट में है उससे ज्यादा बात होगी, जो कम लाइट में है वो उससे कम बात होगी। सो ये पर मैंने जहां तक हमेशा एक एक्सेप्ट किया इस एंटी बात हीरो को। का सवाल है, एंटी हीरो अगर नहीं होगा तो फिर हीरो भी नहीं होगा। वो पिक्चर बन ही रहा जी है, जी एक कहानी बन रही है। एक कहानी अगर बन रही है तो उस कहानी में अगर अच्छे पॉजिटिव एलिमेंट्स होंगे तो उसमें नेगेटिव एलिमेंट्स नहीं अगर होगा तो फिर पॉजिटिव एलिमेंट्स का कोई काम नहीं। मेरे कहने जी का जी ये मतलब है कि अगर सिर्फ जो अगर दिखाना है, अगर कलाकारों से बातचीत करवानी है मीडिया के साथ है, मुझे ये समझ में नहीं आता कि मैकेनिज्म जो है वो आपके वक्त और इस वक्त, मतलब अभी का जो दौर चल रहा है, क्या क्या ये सिमिलर है, क्या ये सेम है, एक तरह से ही है अभी भी? मतलब जो एक्टर्स, जो कैरेक्टर आर्टिस्ट, उनके साथ हम ज्यादा बातचीत नहीं करते हैं, उनके साथ हम ज्यादा मतलब स्पेशली द मीडिया और एक सेक्शन ऑफ द मीडिया, वो ज्यादा बातचीत नहीं करते। क्या वो वक्त, उस वक्त चीजें अलग थी और इस वक्त थोड़ी सी बदलाव महसूस या बदलाव देखने को मिला है आप सब? नहीं, ये चलन है। चलन ये है कि जो पॉपुलर है वो उससे बात ज्यादा की जाएगी
जो पॉपुलर है उसके बारे में आम जनता जानना भी चाहेगी कि वो कैसे आया, क्या क्या उसके संघर्ष रहे हैं, क्या क्या स्ट्रगल नहीं है। सो ये सब पॉपुलैरिटी बेस्ड होता है, जितना मुझे इसके बारे में अंदाजा है। पहले भी ऐसे ही था, अभी भी ऐसे ही है और आगे भी ऐसे ही रहेगा। हीरो हीरोइंस दे आर द मेन पिलर्स जो अपने कंधों पर फिल्म को लेके जा रहे हैं। बाकी विलन साइड में अगर वो एक्टर पॉपुलर है तो उससे बात होती है, अगर वो पॉपुलैरिटी में नहीं है, मतलब उस लेवल की पॉपुलैरिटी जो एक स्टार की पॉपुलैरिटी होती है, अगर वो स्टार कैटेगरी में है तो उससे बात होगी और उससे खूब बातें होंगी। जैसे जो भी हमारे तो अब जैसे स्टार कैटेगरी में जैसे अमरीश पुरी साहब हैं, प्राण साहब हैं, जो रहे हैं पहले, वो लोगों में बहुत पॉपुलर रहे और इस वजह से उनसे भी बात हुआ करती थी, उनसे भी, उनके साथ भी इंटरव्यूज हुआ करते थे। एक समय में मेरे साथ खूब सारे इंटरव्यूज भी हुए हैं, होते रहे हैं। और क्योंकि पॉपुलैरिटी है, लोग पसंद करते हैं हमारे काम को, इस वजह से अच्छी अच्छी बातें हुई, अच्छे अच्छे लेवल पर बातें हुई, अच्छे दौर में बातें हुई। सर आप अभी ये बताएं कि जब आप मतलब जहां तक मैंने समझा है, जहां तक मैंने आपको पढ़ा है, ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है आपके बारे में कि आप हर चीज में अव्वल होना चाहते थे बचपन से ही। मतलब पढ़ाई में चाहे क्यों ना हो या किसी एक्स्ट्रा करिकुलर सब्जेक्ट्स में चाहे क्यों ना हो, आप हमेशा वो नंबर 1 पोजीशन पे आप मतलब अपने आप को कायम करना चाहते थे। तो ये जो मतलब एक तरह से जुनूनियत है, जब आप एनएसडी में दाखिल हुए उस वक्त थोड़ा बहुत कुछ फर्क पड़ा था कि आपके साथ जो आपके मतलब क्लासमेट्स थे, उनका जो मतलब तौर तरीका है, उनका जो उनका टैलेंट है, उनको देख के कहीं ना कहीं आपको अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत कमी वगैरह कुछ महसूस कभी हुआ? थोड़ा बहुत क्या, बहुत ही एकदम से मैं सरप्राइज्ड हो गया। और उसकी वजह उसकी वजह उसकी वजह भी थी, मतलब ऐसे नहीं, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड मेरा बुंदेलखंड का था। शहर सागर शहर में पैदा हुआ मैं। सागर एक हाँ हाँ हाँ, बुंदेलखंडी पता है। रीजन का बहुत ही मुख्य शहर है, जहाँ बहुत ही गूढ़ मराठी जैसा बुंदेलखंडी, मतलब बुंदेलखंडी, हाँ। ठेठ ठेठ बुंदेलखंडी हम कह सकते हैं। वो ठेठ बुंदेलखंडी पना मैं लेके आया था। और ना कोई भाषा का इतना अच्छा ज्ञान था, ना भाषा बहुत अच्छी बोल सकते थे। बुंदेलखंडी में तो सा और शा का कोई फर्क ही नहीं है, नुक्ता उक्ता तो बहुत दूर की बात है। सो उसी तरह से मैं बोला भी करता था। कोई इस तरह का मुझे माहौल मिला नहीं जहाँ कोई मुझे मेरी हिंदी सुधारता। जैसे चल रहा है ऐसे चल रहा है। जो हमारे वहाँ के टीचर भी रहे हैं, उन्होंने भी कभी इस तरह की कोशिशें नहीं की कि भाषा को अच्छी तरह से बोला जाए। वो खुद भी बुंदेलखंडी बोलते थे, हिंदी बुंदेलखंडी पना में हिंदी बोलते थे। सो ऐसा कोई माहौल मिला नहीं था कि मैं अपनी भाषा को सुधारूं। और स्कूलिंग डेज में क्योंकि एनएसटी की एलिजिबिलिटी उन दोनों 11th क्लास थी, हायर सेकेंडरी। सो उस तरह का माहौल मिले बिना ही मैं वहां से पास आउट हुआ और एंटर हो गया एनएसडी में। एनएसडी में आते ही इस तरह के माहौल में आ गया जहाँ कॉन्वेंट एजुकेटेड बच्चे आए वहाँ। ऐसे बड़े बड़े स्कूलों से पढ़ के आए, बड़े बड़े फैमिलीज से बड़ी बड़ी फैमिलीज से आए। और वहाँ का माहौल बिल्कुल इंग्लिश था। जो हमारे डायरेक्टर थे इब्राहिम अलकाई साहब, वो भी पूरे इंग्लिश के माहौल से आए थे। और जो भी प्रोफेसर्स थे वहां पर सिखाने वाले, उनको भी उनका सिलेक्शन भी इस बेस पर हुआ था कि बहुत ही प्रबुद्ध, बहुत ही विद्वान लोग थे। वो अपने कॉलेजेस के या अपने टाइम में उन्होंने खूब अच्छा अच्छा ऐसा काम किया था, जिसकी वजह से उनको वहां रखा गया। तो वो
और पूरा सब इंग्लिश में था, सारा अंग्रेजी में। तो जो भी क्लासेस हुआ करती थी उसमें सब जो टीचर्स हैं वो इंग्लिश में बातें किया करते थे। और शुरुआती दौर में जब हम सब लोग पहुंचे तो होता है ना कि शुरू शुरू में सब एक दूसरे पर थोड़ा सा रौब जमाने की कोशिश करते हैं, हाँ हाँ हाँ। अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, अंग्रेजी में बातें करते हैं और सब बड़ी बड़ी बातें करते हैं। तो वो सब देख के मैं एकदम सहम गया था, एकदम ऐसे एकदम दब गया और एकदम से कॉन्शियस भी हो गया। मतलब पहले 3 महीने के इतने ऐसे ट्रॉमा से गुजरा मैं कि यार मुझे लगने लगा कि मैं गलत जगह आ गया। बहुत प्रेशर में रहा, बहुत प्रेशर में रहा। और एक टाइम पॉइंट तो ऐसा आया कि मैंने तय कर दिया कि मुझे एनएसडी में नहीं रहना, मेरे मतलब की जगह नहीं है, मैं गलत जगह आ गया। अच्छा। लेकिन उसी दौरान मुझे अलकाश साहब ने मुझे जज कर लिया कि उनकी हमेशा बहुत ही ऐसी ऑब्जर्वेशन उनकी बहुत ही तीक्ष्ण थी। मतलब वो देख लेते कि किस कौन कौन स्टूडेंट में किस तरह की आदतें हैं, क्या उसकी सोच चल रही है, वो सब ऐसे पहचान जाते थे। तो जब उनको लगा कि ये लड़का जो है वो पीछे पिछड़ता चला जा रहा है, तो अचानक एक दिन उन्होंने बुला लिया मुझे और खूब डांटा, क्या तरीका है ये, तुम क्लासेस बंक करते हो, तुम पीछे बैठे रहते हो, क्लास की तरफ ध्यान नहीं देते हो, वगैरह वगैरह। तो मैं पहले ही परेशान था, तो उन्होंने जब इस तरह से मुझे डांटा तो मैं रोने लग गया और पूरी अपनी को समस्याएं बताई कि यहाँ हर कोई इंग्लिश में बात करता है, इवन स्टूडेंट्स भी इंग्लिश में बात करते हैं, जो टीचर्स हैं वो भी सिर्फ इंग्लिश में बोलते हैं। संस्कृत नाटक भी पढ़ाया जाता रहा इंग्लिश में। मैंने उनको बोला कि जब अच्छा। मैंने फॉर्म भरा था उस समय तो उसमें ये था कि जो पढ़ाने का मीडियम रहेगा वो हिंदी और इंग्लिश रहेगा। यहाँ कोई हिंदी में पढ़ाता ही नहीं है, मुझे बिल्कुल समझ में आता नहीं है क्योंकि मुझे हिंदी में इंग्लिश नहीं आती है। और मैं ऐसा कह के खूब रोने लगा। वो एकदम से उनको भी टेंशन सी हो गई, उनको भी ये जिम्मेदारी लगी उनको कि यस, अगर हमने कमिट किया है फॉर्म में कि हिंदी और अंग्रेजी मीडियम रहेगा पढ़ाने का, तो यहाँ पर हिंदी भी मीडियम रहना चाहिए पढ़ाने का। तो उन्होंने सारे स्टाफ को बुलाया, उनको थोड़ा अच्छे थोड़ा दबाव के साथ उनको बोला कि ये बच्चे को देखो ना, हमने अगर कमिट किया है फॉर्म में कि हिंदी और इंग्लिश मीडियम रहेगा, तो अगर कोई हिंदी रीजन से बच्चा आता है तो वो कैसे समझेगा आपकी क्लास को, आपके पढ़ाने को। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप पढ़ाने का मीडियम हिंदी में रखिए और उनको जब तक समझ में ना आए तब तक आप उनको समझाइए। और इस तरह से बातें हुई। फिर उन्होंने मुझे बैठा के कहा, एक बात जो उन्होंने मुझे समझाई वो मेरी ज्ञान चक्षु खुल गया। उन्होंने ये बोला कि अगर लिटरेचर के 3 या 4 सब्जेक्ट्स हैं जिसमें भाषा बहुत ज्यादा मायने रखती है, लेकिन बाकी जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं जैसे डायलॉग डिलीवरी है, मेकअप है, म्यूजिक है, शॉर्ट फाइटिंग है, डांस मूवमेंट्स हैं, ये इतने सब्जेक्ट्स हैं जिसमें लैंग्वेज का कोई लेना देना है नहीं, वो तो प्रैक्टिकली या फिजिकली करना है। तो तुम चूंकि बहुत मेहनती हो, उन्होंने बोला कि आपका मैंने रिकॉर्ड देखा, आपको कमाल की मेहनत कश हो, आप हर चीज को आपको अचीव करने लेने की एक आदत है। तो ये तो बहुत मामूली चीज है, अगर आप फिजिकली जो भी जितने भी इस तरह के सब्जेक्ट्स हैं जिसमें लैंग्वेज इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, आप उनको फोकस करो, उन पर मेहनत करो और आप सबको पीछे छोड़ दोगे। और मीन टाइम मैंने इनको बोल ही दिया है, वो आपको हिंदी में भी समझाएंगे। मतलब जब उन्होंने ये बोला कि तकरीबन 7 सब्जेक्ट ऐसे थे, म्यूजिक, डांस, डायलॉग डिलीवरी, स्वॉर्ड फाइटिंग, मेकअप, सर के तकरीबन 7 सब्जेक्ट्स थे जिनको मैंने फिर फोकस किया। और योगा तो एक एक करके मैंने हर एक सब्जेक्ट पर खूब मेहनत की। और फाइनली साल खत्म होने तक जो मैं बिल्कुल पीछे बैक सीट हो गया, पहुंच गया था, फर्स्ट रो से बिल्कुल बैक रो में चला गया था। अच्छा। साल खत्म होते फर्स्ट रो में आ गया, क्योंकि सभी क्लासेस में टॉपर हो गया, तो होता चला गया। सो ये था कि मतलब एकदम सरप्राइज हो गया था मैं उस पूरे माहौल से, जो आपका प्रश्न है उसके जवाब में। लेकिन उससे मैं इस तरह से उबर के आ गया।
और उन दोनों स्पेशलाइजेशन एक्टिंग की मिलना बड़ा दुर्लभ हुआ करता था। सभी को स्पेशलाइजेशन एक्टिंग की नहीं मिलती थी, जो एलिजिबल हैं उन्हीं को मिलती थी। और अलकाजी साहब जो हमारे डायरेक्टर थे बहुत ही पर्टिकुलर थे इस मामले में कि जो एक्टर के तौर पर नहीं दिख रहा है उसको लेना ही नहीं है, नहीं तो उसकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी, जिंदगी भर स्ट्रगल ही करता रहेगा, वो नहीं क्लिक हो पाएगा अपने करियर में। बहुत ही इस बात का ध्यान रखा जाता। लेकिन मुझे जैसे ही साल खत्म हुआ मुझे स्पेशलाइजेशन मिली, और फिर वही दोस्त जो पहले ऐसे ही मजाक मजाक बनाते थे, फिर हम बहुत ही घनिष्ठ मित्र हो गए। अच्छा जी। सर, आप अभी बताए कि अभी जो दौर चल रहा है, वेब सीरीज हो गया या फिल्म्स हो गया, आप हम आपको कभी आगे चलकर वेब सीरीज में देखने वाले हैं? किसी भी वेब सीरीज में, अमेज़न प्राइम हो गया, जितने भी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं, नेटफ्लिक्स हो गया, जी5 हो गया, ऑल्ड बालाजी हो गया, जितने भी मतलब ओटीटी प्लेटफॉर्म्स है, आप क्या स्क्रिप्ट्स देख रहे हैं? स्क्रिप्ट्स आपके पास आ रहे हैं? जी, इस बारे में अभी 10 दिन पहले ही मैं चेक कर रहा था कि मेरे पास क्या क्या प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी इस नए साल में होने वाले हैं। मैं खुद हैरान हो गया कि 10 प्रोजेक्ट्स हैं मेरे हाथ में इस समय, जो जुलाई तक खत्म होंगे, जुलाई तक कंप्लीट हो जाएंगे। उनमें 5 फिल्में हैं और 5 वेब सीरीज। एक फिल्म है भूल भुलैया 2, ये कार्तिक आर्यन वाले। कार्तिक आर्यन वाली। एक है बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव, अर्जुन रामपाल। एक फिल्म है कॉन्टिलो की है, केन घोष डायरेक्ट कर रहे हैं। एक फिल्म है करण राजदान की, हिंदुत्व। एक फिल्म है नशेबाज, जो अभी मैंने साइन की है। ओके ओके। इस तरह से 5 फिल्में हैं, 5 वेब सीरीज हैं। वेब सीरीज में जो मेन है वो इंस्पेक्टर अविनाश, आपने सुना होगा इसके बारे में, जियो के लिए है ये। अच्छा। रणदीप हुड्डा इसमें मेन रोल कर रहे हैं। आई एम प्लेइंग फादर। वो फादर भी काफी ड्रामेटिक फादर है। ये पुलिस में है और ये फादर जो है पुलिस को बर्दाश्त ही नहीं करता, बहुत ही नफरत करता है पुलिस। अच्छा। एक ये वेब सीरीज है, एक दूसरी है पैराडॉक्स नाम है उसका। पैराडॉक्स। पैराडॉक्स ओके। उसमें मैं एक डॉक्टर की भूमिका में हूँ, जो कि वेब सीरीज का विलन है। एक और वेब सीरीज है, उसका नाम है जाटलैंड, जो हमने मेरठ में शूटिंग की है। बाकी शूटिंग अभी यहाँ बॉम्बे में है। एक वेब सीरीज है जो मैंने अभी साइन की है, अभी उसका नाम पता नहीं क्या रखा है, लेकिन जो काफी प्रचलित नाम है, डायरेक्टर है, नामचीन डायरेक्टर है संतराम, वो एक वेब सीरीज बना है। उसमें अंडरवर्ल्ड को उन्होंने फोकस में रखा है। अच्छा। और मैं उसमें एक अंडरवर्ल्ड डॉन हूँ मैं भी। तो काफी कुछ हो रहा है। मतलब मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इतना काम हाथ में आ जाएगा, इतना काम होगा मेरे। जहां तक हमारा 2020 का जो एक्सपीरियंस सभी को बहुत ही खराब रहा है, सभी के लिए। एक हाँ हाँ। लॉकडाउन में जो पूरा खालीपन था, वो एकदम अचानक 2021 में इतना भर गया है। बहुत एक्साइटेड हूँ मैं। और खास बात यह है, एक एक्टर के तौर पर पूरे 10 कैरेक्टर्स एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। अलग अलग है। हर कैरेक्टर का टेम्परामेंट, हर कैरेक्टराइजेशन बिल्कुल एक दूसरे से अलग है। जुलाई तक में 10 कैरेक्टर्स ऐसे सामने आएंगे लोग। अरे वाह, लवली, दैट्स ग्रेट टू। अच्छा, जाते जाते सर, आपको मैं जो सवाल करने वाला हूँ, अचानक से मेरे दिमाग में आया है, वो ये है कि इस वक्त मतलब जब सब कुछ धीमे पड़ गया है, सब मतलब पूरी पूरी तरह से, जो सिर्फ हमारी देश नहीं, पूरी दुनिया बल्कि एक अजीब और गरीब माहौल से गुजर रहा है। इस वक्त अगर आप अपने फैंस को कुछ कहना चाहेंगे, कुछ हिदायत देना चाहेंगे, कुछ मशवरा देना चाहेंगे, कुछ राय देना चाहेंगे, तो वो क्या? वो सिर्फ ये है कि अभी तो चूंकि हम उस पूरी समस्या से लगभग बाहर आ गए हैं, या जो थोड़ी बहुत भी है वो भी, उससे भी हम बाहर आ ही जाएंगे। ये जरूर कहना चाहूंगा कि सतर्क रहें, अपने
अपने आप को छोड़े नहीं, लापरवाही अभी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा माहौल। आपको पूरी तरह से सतर्क रहना है और जो ये बिना आप समय का पूरा इस्तेमाल करें। मैंने लॉकडाउन में, क्योंकि मुझे लगा था कि ये तो बहुत लंबा जाने वाला है, हाँ। तो मैंने एक उपन्यास की शुरुआत की। मैंने एक उपन्यास लिखना शुरू किया, 60% हो गया। लिखना चालू किया आपने, लिखना शुरू? मैं लिखता भी हूँ। मैंने एक नाटक लिखा है 2 घंटे का, जो दिल्ली में राजकमल प्रकाशन ने प्रकाशित भी किया है और हमारे अमिताभ बच्चन साहब ने उसका लोकार्पण किया था इस्कॉन थिएटर में, जुहू में। लिखने का शौक भी है। इस तरह से खाली समय में जब मुझे लगता है कि हाँ अभी खाली समय मिलने वाला है आगे, तो मैं इस तरह से कोई लेखन शुरू कर देता हूँ। तो जो अभी लॉकडाउन के दौरान मैंने लिखना शुरू किया, उसमें वो उपन्यास भी है और उसी उपन्यास को साथ साथ मैं ड्रामेटाइज करके उसका नाटक भी बना रहा हूँ। मेरी सलाह सभी को ये है कि इस तरह का कोई दौर आता है तो आप निराश ना हो। बस ये है कि अपने समय का इस्तेमाल करने के लिए इस तरह की कोई एक्टिविटीज चालू कर दें जो आपको आगे आने वाले समय में काम आ सके। That's a lovely advice to end the interview on, sir. मुझे बहुत ज्यादा दिली ख्वाहिश थी कि आपसे बात कर पाऊँ, आपसे मुखातिब हो पाऊँ, और आज आखिर में ये मौका मुझे मिला। तो उसके लिए मैं आपका जितना भी शुक्रिया करूँ वो कम है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस सर। आपने अपना कीमती वक्त निकाल के हमें दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। ये एक अच्छी बातचीत रही हमारी। मैं उम्मीद करता हूँ जो सुन रहे होंगे, जो इससे जुड़ेंगे, उनको भी अच्छा लगेगा। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much. Thank you so much. So with that, ladies and gentlemen, we come to the end of this lovely conversation with the one and the only Mr. Govinda. My name is Sandeep with Gigi Khan.